Hello everyone, myself CA काजल डिरोलिया. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारा आज का जो सेशन है वो BHU MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है. जैसा कि हमने बताया था कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, तो इस पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की जहां हमने 2018 एंड 19 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग 2016 एंड 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली ये सारे पेपर्स हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, बट हमने पहले भी बताया था कि कुछ सब्जेक्ट्स हमने वहाँ पे स्किप किए थे, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस एंड मनी एंड बैंकिंग. तो ये सारे टॉपिक भी हम क्लियर करा दे रहे हैं क्योंकि इसके अब हम कॉन्सेप्ट्स अपलोड कर रहे हैं, तो इसके MCQs अब बहुत ही ईजिली आपको समझ आएंगे. देखो 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि जो BHU की वेबसाइट पे दिया हुआ है उन्होंने गलती से BCom का पेपर वहाँ अपलोड किया हुआ है, तो हमने इसकी कॉपी 2016 के क्वेश्चन पेपर की कॉपी भी सेंड की है हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे, बट वहाँ पे वो इतना क्लियर नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस टाइप करा लिए हैं. क्लियर. अगर हम बात करें 2016 के क्वेश्चन पेपर में, तो पहले जो 32 क्वेश्चन थे 1 to 32, ये बेसिकली बेस्ड है ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लस बिजनेस मैनेजमेंट. और अब की बात करें जो करंट सिनेरियो है उसमें सिर्फ 24 MCQs हमारे पास आते हैं. क्लियर. तो चलो अब हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग ये 32 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू 2016 क्वेश्चन पेपर. और ये क्वेश्चन पेपर भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे देखना यही सारे क्वेश्चंस हमने दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 32 यही सेम होंगे जो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर. सबसे पहला क्वेश्चन है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस डज नॉट इंक्लूड. सोशल की बात करें तो नो डाउट हम मॉनेटरी टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं. क्लियर. प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स करेक्ट है. क्रिएटिंग कस्टमर्स, चार्जिंग फेयर प्राइसेस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. अगर कस्टमर क्रिएट करने की बात करें तो ये कोई सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच देर इज नो सेपरेट एंड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इन इंडिया. इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन या लॉ नहीं है. नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री डज नॉट इंक्लूड. अगर हम एक्सट्रैक्टिव की बात करें तो फिशिंग होगा, माइनिंग होगा, हंटिंग होगा, बट एग्रीकल्चर नहीं हो. बेसिकली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किससे रिलेटेड होता है? एनिमल से. नेक्स्ट, द इंडस्ट्री विच यूजेज ओनली वन रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड. एक रॉ मटेरियल एंड उसकी हेल्प से कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने की जब बात हो रही है तो ऐसी इंडस्ट्री कहलाती है एनालिटिकल इंडस्ट्री. क्लियर. जैसे इफ इन केस मान लो कि एग्जांपल लो कि अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ये रॉ मटेरियल है, बट इससे हम पेट्रोल भी बना सकते हैं, डीजल भी बना सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल को जब सेपरेट करेंगे तो पेट्रोल भी बनेगा, डीजल भी बनेगा. तो ये किस तरह की इंडस्ट्री हुई? एनालिटिकल इंडस्ट्री. नेक्स्ट, अनडिवाइडेड रिस्क इज रिलेटेड टू. नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों साथ चलता है. और सब किसका होता है? सोल प्रोप्राइटर का, दैट इज ओनर का. नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी, मतलब जो मैंडेटरी है, क्योंकि हर जगह सेंट्रल बैंक तो होगा ही होगा. नेक्स्ट, द शेयर ऑन विच द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड इज कॉल्ड. मतलब ऐसे शेयर जहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड पहले से क्लियर होते हैं कि हम आपको 10% देंगे, 5% देंगे, तो ऐसा हमने प्रेफरेंस शेयर में देखा है, उनके नाम के आगे 5%, 10% लगा होता है. क्लियर. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रेफरेंस शेयर. नेक्स्ट, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इट इज इनहेरेंट इन. डाइवोर्स मतलब जहां ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग चलती हो. कोऑपरेटिव एंटरप्राइज में ऐसा नहीं होता, सब मेंबर्स का होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर का होता है और पार्टनरशिप में पार्टनर्स का होता है. बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में बेसिकली अगर ओनरशिप देखी जाए तो वो शेयर होल्डर्स की होती है, और मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इन्हीं शेयर होल्डर्स में से कुछ लोग होते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, कार्टेल इज अ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, लेटरल कॉम्बिनेशन और डायगोनल कॉम्बिनेशन. नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर हम कार्टेल की बात करें तो वो इस तरीके से बनता है. क्लियर. नेक्स्ट, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड. नो डाउट सर्कुलर कॉम्बिनेशन. ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है. बेसिकली अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कार्टेल की बात करें तो ये किन के बीच में होता है? प्रोड्यूसर्स. और ये प्रोड्यूसर्स कहाँ मिलेंगे? इन सेम मार्केट, मतलब सेम मार्केट में सेम लेवल पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं में कार्टेल बनने की बात होती है. क्लियर. इसलिए हमने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होगा. नेक्स्ट,
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड कॉम्बिनेशन, सर्विस कॉम्बिनेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन और अलाइड कॉम्बिनेशन। इस पे भी हमने डिस्कशन किया था कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सर्कुलर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, ऑल मैनेजर्स आर फाइनेंशियल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सारे के सारे मैनेजर्स ना हमेशा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स पे, दैट इज एचआर पे हमेशा ध्यान देते हैं। जो लोग, जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं, उनके गोल्स पे हमेशा ध्यान देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे हमेशा ध्यान देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ? प्लानिंग भी होगी और कंट्रोलिंग भी होगा। ऑब्जर्वेशन, बजट, ऑडिट, स्ट्रैटेजी। नो डाउट बजट, क्योंकि अगर बजट की बात करें तो बजट में हम पहले प्लान करते हैं कि कहाँ हमें कितना पैसा खर्चा करना है, और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है तो उसी के अकॉर्डिंग, दैट इज बजट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड मैनर में चलते हैं। क्लियर? अगर हम प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करें तो ये मैनेजर को हेल्प करता है कि हम ये प्लान कर ले पहले से कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को, दैट इज मैन, मटेरियल, मनी, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो हमने प्लान बनाया है हम चेक करते हैं कि क्या हम उसी के अकॉर्डिंग अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं या नहीं। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कहाँ साथ चलती है? बजट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान? अब देखो, हम यहाँ पे ये चीज़ बता दें कि प्लानिंग में जो एलिमेंट ऑफ प्लानिंग है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। और सिंगल यूज प्लान बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम। क्लियर? क्योंकि अगर प्रोग्राम की बात करें ना तो ये बनाया जाता है सो दैट हम अचीव कर सकें अपना एक पर्टिकुलर पर्पस। एक पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है। क्लियर? और एक बार गोल अचीव हो गया तो उस पर्टिकुलर प्लान को हम दोबारा यूज़ नहीं करते। तो ये किस तरह का प्लान होगा? सिंगल यूज प्लान। तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोग्राम। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स, assigning the activities of the enterprise, defining and grouping the activities of the enterprise. No doubt correct answer क्या होगा? D, all of the above. In the field of management, the principle of balance is basically related to, अगर बैलेंस की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग की, क्योंकि बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? जहाँ पे हम इफेक्टिव अथॉरिटी या रिलेशनशिप बनाते हैं अमंग सेलेक्टेड वर्क पर्सन एंड वर्क प्लेस। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड इज अ पार्ट ऑफ, अगर स्टैंडर्ड सेट करने की बात करें तो स्टैंडर्ड कहाँ सेट करते हैं? कंट्रोल प्रोसेस में, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड है तभी तो आप उसको एक्चुअल से मेजर कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कंट्रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेशनल टेक्निक? जॉब एनालिसिस, पार्टिसिपेशन, जॉब एनरिचमेंट, क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। लास्ट तीन तो मोटिवेशनल टेक्निक है, बट अगर हम जॉब एनालिसिस की बात करें तो ये कोई भी मोटिवेशनल टेक्निक नहीं है। क्लियर? जॉब एनालिसिस मतलब सिंपली एक ऐसा प्रोसेस जहां हम सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब। तो ये कोई मोटिवेशनल टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट, द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स, डायरेक्टिंग फंक्शन की बात किया है कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डायरेक्ट सुपरविजन। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ, नो डाउट प्लानिंग की अगर बात करें तो ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चाहिए, दैट इज ऑल मैनेजर्स। नेक्स्ट, द ग्रेव वाइन इज रिलेटेड टू, ग्रेव वाइन किस तरह का रिलेशन है या किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है? इनफॉर्मल, जहाँ पे कुछ भी फॉर्मल वे में नहीं चलेगा, सब कुछ किस में चलेगा? इनफॉर्मल वे में। जैसे लेट्स से ये ए है, इसने कोई बात या कोई इन्फॉर्मेशन बी को बताई, सी को बताई, डी को बताई, अगेन डी फिर किसी को बताएगा, सी किसी को बताएगा, बी किसी को बताएगा। तो ये क्या है? ग्रेप वाइन, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, मिताक्षरा इज रिलेटेड टू, नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब देखो, मिताक्षरा पहले एग्जिस्ट करता था, अब तो एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें बेसिकली ये बोलता था कि फैमिली के जो मेल मेंबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ये राइट मिलेगा कि वो फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकें। क्लियर? बट अब ये मिताक्षरा का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, पार्टनरशिप शोज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, प्रमोशन ऑफ सोशल सर्विस, प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस। क्या हम पार्टनरशिप में कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं? नहीं। पार्टनरशिप कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में नहीं बन सकता, दैट इज सोसाइटी को सर्व करने के लिए या सोसाइटी की वेलफेयर के लिए नहीं बन सकता। वो हमेशा एक बिजनेस के लिए बनता है और जहां से हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज़ नॉट अ, नो डाउट सिटीजनशिप। भले वो इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती हो बट एक्चुअल में उसकी कोई सिटीजनशिप तो नहीं होगी ना। नेक्स्ट, द कंज्यूमर कंट्रोल्स हिज ओन सप्लाईज एंड कट्स आउट द प्रॉफिट ऑफ द मिडल मैन। दिस इज रिलेटेड टू
प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। नो डाउट कोऑपरेटिव एंटरप्राइज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज इशूड बाय। अगर इनकॉर्पोरेशन दैट इज जब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उस सर्टिफिकेट की बात करें तो वो इशू करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट, फॉर अ मीटिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी की मीटिंग हो तो ये फोरम नहीं है, कोरम है, कि कोरम कम से कम कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 2 मेंबर्स का। क्लियर, कि कम से कम 2 मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट? Business organizes land and labor force. Business organizes financial resources. Business organizes factors of production. Business organization or organization. No doubt correct answer क्या होगा? C, कि business organize करता है सारे factors of production, land, labor, capital as well as entrepreneur. Next, who can be a managing director of a company? कंपनी के MD होने के लिए आपको कंपनी का डायरेक्टर होना जरूरी है, तो करेक्ट आंसर होगा B, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। Next, a company which restricts the rights to transfer its share is called a no doubt private company. The doctrine of indoor management protects the interest of the indoor management की जो डॉक्ट्रिन है वो बेसिकली आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर, जिसको हम टर्कोएंड रूल भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है आउटसाइडर्स को अगेंस्ट द एक्शंस डन बाय द कंपनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉर्मली अनट्रू? Effect of wars creates combination. Attraction of foreign assistant creates combination. Normal competition creates combination. Business cycles create competition. लास्ट का 2 तो हमने अपने causes और reasons में बताया है, जिसकी क्लास हमने अपलोड की हुई थी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्या रीज़न होता है। तो हमने बताया था कि बिजनेस साइकिल की वजह से भी होता है, नॉर्मल कॉम्पिटिशन की वजह से भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इफेक्ट ऑफ वॉर्स क्रिएट्स कॉम्बिनेशन, दैट इज ए। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following does not come under the category of aids to trade? Insurance, selling, banking, warehousing. Basically aids to trade की बात करें तो ये वो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं जो बेसिकली हमें हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, सो दैट हम अपनी इंडस्ट्री एंड ट्रेड को रन कर पाएँ। क्लियर, तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज आती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया। क्लियर, तो देखो इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये तो तीनों दिया है, बट क्या सेलिंग इसका पार्ट हो सकता है? नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, सेलिंग। क्लियर, अब चलेंगे 2017 के क्वेश्चन पेपर पे। एंड 2017 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 ये बेसिकली बेस्ड था ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस? तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल क्वेश्चन पूछा है तो बता दें कि बैंकिंग बिजनेस में कितने लोग चाहिए होते हैं? 10। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विथ आउटसाइडर? देखो यहाँ पे कह रहा है आउटसाइडर के साथ आपका रिलेशन कौन एस्टैब्लिश करता है, तो नो डाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करता है। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो ये डिफाइन करता है कि कंपनी का क्या रिलेशनशिप होगा आउटसाइडर्स के साथ। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फर्म्स मेंटेन देयर एंटिटी सेपरेट? अब देखो अगर आपकी आइडेंटिटी या एंटिटी सेपरेट अलग रखने की बात हो रही है तो फुल कंसोलिडेशन या पार्शियल कंसोलिडेशन में तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि कंसोलिडेशन के टाइम में आप किसी भी तरीके से, जैसे होल्डिंग कंपनी है या मर्जर है, तो उस केस में एक दूसरी जो कंपनी है उसकी अपनी आइडेंटिटी तो खत्म हो जाती है, वो अपना कुछ भी सेपरेट नहीं रख सकती। क्लियर, बट अगर हम फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बनता है, बट एंटिटी अलग अलग रहती है, और फेडरेशन का ही पार्ट है कार्टेल एंड पूल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, फेडरेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जैक्टली अ फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन? होल्डिंग कंपनी हमने पढ़ाया था, टैरिफ पूल भी पढ़ाया था, मैल्केमेशन भी पढ़ाया था, बट क्या पार्टनरशिप पढ़ाया था? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, पार्टनरशिप। और बिजनेस कॉम्बिनेशन पे हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मैक्स वेबर इज एसोसिएटेड विथ, नो डाउट करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? अब देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहां हम ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। क्लियर, और ये ग्रुप्स जो बंटते हैं ना, ये किसके बेसिस पे बंटते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एरियाज, मतलब जो फंक्शन करने के एरियाज हैं उनके बेसिस पे। जैसे किसी को आईटी के बेसिस पे बांटा, किसी को फाइनेंस के बेसिस पे, तो किसी को मार्केटिंग के बेसिस पे। क्लियर, तो देखते हैं, लिखा है ऑप्शन दिया है सिंप्लिसिटी, एक्सपर्ट एडवाइस, स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, स्पेशलाइजेशन।
नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांड दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज, टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है तो नो डाउट क्या होगा, स्केलर चेन, क्योंकि स्केलर चेन में जनरली जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। अब देखो स्केलर चेन में इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है। बेसिकली ये फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी को शो कर रहा है जो कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट या हायर से लोअर रैंक में फ्लो करता है। क्लियर? तो स्केलर चेन में हमेशा ऐसे होगा, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स और हायर टू लोअर। तो अब आप पूछोगे मैम इसमें गैंग प्लैंक भी बनता है? हाँ, गैंग प्लैंक बनता है, बट वो किसके लिए बनता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, स्केलर चेन। नेक्स्ट, हु हैज सेड टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर होगा टू हेनरी फ्योल। लर्न कर लेना है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी डन। अगर MBO की बात करें तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ बेसिकली क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और सुपीरियर होते हैं वो एक साथ आते हैं, किसके लिए? आइडेंटिफाइड गोल्स के लिए। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो गोल अचीव करने का ट्राई करते हैं, मतलब उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उस सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करते हैं सो दैट वो गोल को अचीव कर पाएँ। क्लियर? एंड लास्टली सुपीरियर चेक कर लेता है वो प्रॉपरली गोल अचीव कर पाए हैं या नहीं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें बेसिकली होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और सुपीरियर्स हैं, दैट इज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़, ये साथ में आकर के काम करते हैं और बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, एक गोल सेट करते हैं और उसी को अचीव करने के लिए काम करते हैं। बट यहाँ पे काम कौन करता है? एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने गोल सेट करते हैं, उसको अचीव करने का सोचते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस करके हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, विदाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, विदाउट डिफाइनिंग क्लियरली द टास्क टू बी परफॉर्म, विदाउट डिविजन ऑफ वर्क। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कैन नॉट बी डन बाय, विदाउट डिफाइनिंग क्लियरली द टास्क टू बी परफॉर्म। क्या टास्क आपको परफॉर्म करना है? अगर आपको इसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है तो क्या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कोई यूज़ होगा? नहीं। क्या आप अपना गोल अचीव कर पाओगे? नहीं। पहले हमने बताया कि आपको अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना होता है। तो अगर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता अगर हमने अपने टास्क जो परफॉर्म करने हैं उसको पहले से क्लियर नहीं किया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। Next, direct authority exercised by a superior over his subordinate is called line authority. And last one is, next, which one of the following is a principle of directing? देखो overall again principle of directing में 18 principle of directing है। हम इसकी PDF अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे बेसिकली इन सारे के सारे 18 प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग का हमने नाम मेंशन किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। क्योंकि देखो एग्जाम में तो कोई भी प्रिंसिपल पूछ सकता है एंड अगर देखो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बहुत सारे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? देखो यहाँ पे हमारा 2017 का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस हो गया एंड 2016 एंड 17 यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मेरे पास सिर्फ 2 साल का पेपर बचा है 2014 एंड 15, जिसका हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट पे डिस्कशन करना है। आफ्टर दैट हम बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत सारे MCQs अपलोड करेंगे। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड सबकी PDF, ये सारे पेपर्स की PDF ना आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।